सभी को नमस्कार। आज हमारे समक्ष उपस्थित हैं श्रीमान दुल्लचंद जी कड़ेल, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय स्वर्णकार संघ से, जो कि कोलकाता और जयपुर में निवासरत हैं। स्वर्णकार सेतु की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। एक बहुत अच्छे विद्वान, मनीषी और स्वर्ण शिल्पी होने के साथ साथ में आप समाज के बहुत बड़े चिंतक है और पिछले 30 से 35 वर्षों से लगभग आप स्वर्णकार समाज के उत्थान के लिए प्रयासरत है। और आज हम गोल्ड अप्रेजल, आर्टिजन कार्ड या इंटरनेशनल गोल्ड स्मिथ ज्वेलरी के बारे में हम सोचते हैं, विचार करते हैं, तो उसमें आपका जो योगदान है स्वर्णकार समाज के लिए वो अद्भुत है और बहुत व्यापक है। तो आपके प्रयासों से ही भारत सरकार हो या राज्य सरकार हो, जिन्होंने स्वर्णकारों के हित में कई योजनाएं प्रारंभ की है। आज हम स्वर्ण नियंत्रण कानून के बारे में आपसे जानकारी लेना चाहेंगे कि गोल्ड कंट्रोल कानून कब, कैसे और किस परिस्थिति में समाज सामने आया और उस समय क्या चुनौतियां थी, ताकि आज की जनता, आज के युवा वर्ग, आज के स्वर्णकार बंधु उस कानून के बारे में परिचित हो सकें। क्योंकि उन कानून के बारे में लोगों में बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं, अपने अपने मत है, अभिमत है, और वो उनके कारण से लोग सही चीज़ समझ नहीं पा रहे। तो मेरा विनम्र आग्रह है श्रीमान दुल्लचंद जी कड़ेल साहब से कि गोल्ड कंट्रोल कानून के बारे में थोड़ा सा हमारे आज के दर्शकों के सामने कुछ बातें रखें। प्रकाश जी को बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण विषय उठाया है और वास्तव में यह समाज इस विषय से पूरी तरह अनभिज्ञ है। 1963 में ऑर्डिनेंस के थ्रू गोल्ड कंट्रोल ऑर्डिनेंस आया था, जो 1966 में एक्ट बना जी। उसके बाद में इसके अंतर्गत कई संशोधन होते चले गए, लेकिन उसमें बड़ी ही विचित्र खामियां थी कि गोल्ड कैसे कंट्रोल होगा यह उचित ढंग से कहीं परिभाषित था ही नहीं। जी। उसकी मात्रा ज़्यादा होगी तो आपको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। जब आप लिमिटेशन नहीं कर सकते हो तो डिक्लेरेशन दे करके उसकी मात्रा बढ़ा के फिर उसको कंट्रोल कैसे किया, ये तो संभव हो ही नहीं सकता है। जी। बहुत से हमारे पूर्वजों ने बहुत प्रयास किया। मेरे पिताजी श्री स्वर्गीय केशवदेव जी कड़ेल ने भी उस आंदोलन में हिस्सा लिया था। कलकत्ता में राजभवन के सामने धरने पर, अनशन पर ये बहुत सी घटनाएं हुई थी। और गोल्ड कंट्रोल एक्ट अपने आप में एक ऐसा विषय बन गया था कि एक इंस्पेक्टर राज बन गया था। एक इंस्पेक्टर, उसमें एक बहुत बड़ी खामी देखी। हर सरकारी कानून में एक बहुत बड़ा ल्यूकोमा होता है, बहुत बड़ा लूप होल होता है। इफ द इंस्पेक्टर सस्पेक्ट, जी। अब इस सस्पेक्शन की कोई सीमा नहीं होती है। मेरे को संदेह है। इस संदेह का दुरुपयोग बहुत हुआ। एक दुकान में बिजली इंस्पेक्टर आ जाते थे तो पूरा का पूरा मार्केट एक लगभग बंद जैसा हो जाता था। एक भय का वातावरण बन गया था। ये गोल्ड कंट्रोल ना होकर के गोल्ड स्मिथ कंट्रोल बनते चला गया। जी। 300 ग्राम की सीमा तक ही रख सकेंगे। यहाँ तक कि कानून से अवगत न होने के कारण एक अप्रेंटिस माने एक व्यक्ति को नौसिखुआ या काम सिखाने के लिए रखा जा सकता था, जिसका भी ज्ञान लोगों को नहीं था बहुतों को। लेकिन चलिए, जैसा भी ये परिस्थितियाँ बदलती चली गई, दुर्भाग्य से समाज के द्वारा लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन बहुत कम रहा। धीरे धीरे जो समय बढ़ता चला गया तब थोड़ी जागृति आती चली गई। उसी दरमियान 1980 के दशक के बाद में 1983 में स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने स्वर्णकारों को हस्तशिल्पी मान्यता भी दी थी। दुर्भाग्य से 1990 के गोल्ड कंट्रोल लिपि होने तक कहीं भी किसी संगठन या व्यक्ति ने उसका लाभ नहीं उठाया, तो वो शून्य पर रह गया। अब आइए कि गोल्ड कंट्रोल खत्म कैसे हुआ। इसकी खामियां बहुत बड़ी थी। हम लोगों ने भी पत्र दिए, बहुत जगह से रिप्रेजेंटेशन हुए। मैंने प्रत्यक्ष अनुभव किया कि उस समय गोल्ड कंट्रोल, इसको अपने अधिकारियों को कंट्रोलर बोला जाता था। आज जैसे कमिश्नर बोला जाता है, उस समय कंट्रोलर बोला जाता था। हमने जब रिप्रेजेंटेशन दिया तो वो आश्चर्य करते थे कि स्वर्णकारों की तरफ से प्रतिनिधि आते ही नहीं है। बहुत सी बातें बहुत लोगों ने रखी, ऐसी बात नहीं है कि कहीं और से कोई आवाज़ नहीं उठी। लेकिन उसके बाद में
जब मैंने भी लिखा था, राजीव गांधी उस समय में प्रधानमंत्री थे, तो उनको लिखा था कि भाई जब अमेरिका जैसे देश में स्मगलिंग नहीं रुक सकती है, तो भारत में जो अन्य रास्तों से जो स्मगल्ड सोना आता है उसमें 700 से 800 रुपए तोले के कहीं ना कहीं राजस्व का घाटा होता है, और चाहे किसी भी तरह से नुकसान हो उस राजस्व की भरपाई भारत सरकार को करनी ही पड़ेगी, चाहे वो वैध तरीके से हो चाहे अवैध तरीके से। इस विषय को बड़ा सीरियसली लिया गया, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ अन्य लोगों ने भी किया, ये नहीं कि सिर्फ हमारा ही प्रयास था। ये कुल मिला के वो नहीं कि अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, ऐसी कोई चाहत नहीं है। इसकी असल चाहत यही है कि अन्य लोगों ने भी रखा। तब के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने, राजीव गांधी ने 2 कमेटियां निर्धारित की थी, एक जेसी दत्ता हेडेड थी और एक सी रंगराजन जो बाद में गवर्नर भी बने जी। तो उन कमेटियों को टू रिव्यू द गोल्ड कंट्रोल एक्ट। गोल्ड कंट्रोल चीन की लड़ाई के बाद में आर्थिक विदेशी पूंजी की रोकथाम के लिए लाया गया था, उद्देश्य तो ये था, लेकिन वो कहीं उद्देश्य भटक गया था। और जेसी दत्ता जी के अंतर्गत युवराज गुप्ता बोल करके उनके एक असिस्टेंट हुआ करते थे, उनके सहयोगी, उन्होंने उसको थोड़ा समझौतावाद में कहीं ना कहीं उलझा दिया। 300 ग्राम की सीमा को 500 ग्राम बताने की चेष्टा की कि सुनारों को ये सुविधा हो जाएगी, वो क्या नाम आपके 12 नंबर खाता में ये सुविधा हो जाएगी, एक आप कुछ सुनार लेन देन भी कर सकेंगे। जबकि मजे की बात ये, तब भी सुनार 100 ग्राम की सीमा तक लेन देन कर सकते थे। जिन लोगों ने गोल्ड कंट्रोल नहीं पढ़ा था उनको बेचारों को ज्ञान नहीं था। हमारे समाज के अधिकांश तबके को अशिक्षा के चलते बहुत सी बातों का ज्ञान नहीं था। चलिए वो विषय खत्म हुआ। उसके बाद में जब जेसी दत्ता जी और सी रंगराजन की कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी, तो तब के वित्त मंत्री यशवंत राव चव्हाण जी ने कहा था, एक बार घोषणा की थी कि हम स्वर्णकारों को स्वर्णकारों के प्रति हम बहुत बड़ी घोषणा करने जा रहे हैं जो स्वर्णकारों के लिए बहुत हितकारी होगी। लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसी थी, चुनाव सामने आ गए, कहीं न कहीं किसी न किसी कारण से विषय घोषित नहीं हो सका और राजीव गांधी जी उस समय चुनाव हार गए। अब वो प्रतिपक्ष के नेता बन गए जी। और उस समय जो जनता सरकार आई थी उनके वित्त मंत्री हुआ करते थे मधु दंडवते जी। उन्होंने आने के बाद में उसको रिपील किया 1990 में, उसको खत्म किया, लेकिन आधार वही कमेटी थी। सी रंगराजन जो बाद में आपके रिजर्व बैंक के गवर्नर बने थे, उन्होंने बड़ा साफ लिखा था कि जब से गोल्ड कंट्रोल कानून बना है तब से भारत सरकार के ऊपर एक बोझ है, इसमें आय कम है और खर्च ज़्यादा है और इसमें बहुत सी खामियां हैं, ये अपने विषय को सफल नहीं कर पाया। तो लोगों को शायद ज्ञान नहीं है, ऐसी कोई माने समझ लीजिए वित्त मंत्री आकर के किसी चीज़ को हटा नहीं सकते, उसका आधार होता है। तो ये रिपोर्ट उसकी आधार थी। तब गोल्ड कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेटर भी हुआ करते थे, मैं भी मिला हूँ उससे, ये सारे नॉर्थ ब्लॉक में बैठते थे। मेरा संजोग मिला कि संजोग 2 एक बार ऐसा मिला कि मैं युवराज गुप्ता जी से भी मिला और उनसे भी मिला। तो गोल्ड कंट्रोल की असल कहानी यही है। इसके अतिरिक्त यदि कोई भाई बोलते हैं तो मेरी बात को आज भी आप लोग पुष्ट कर सकते हैं, रिकॉर्ड सरकारी RTI द्वारा मांग करके भी कर सकते हैं, किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो उस समय काफ़ी लोग जेल भी गए थे यहाँ? हाँ सर, आंदोलन के भीतर में अनिल बसु असल में स्वर्णकारों के नेता नहीं थे, वो RSP लीडर थे, रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी के माने राजनीतिक दल के लीडर थे। चूंकि स्वर्णकारों के पास में कोई नेतृत्व नहीं था, इसलिए उनके आग्रह पर वो उनके साथ जुड़े और बाद में वो स्वर्णकारों के नेता बन गए। अच्छा। लेकिन उस व्यक्ति ने 31 दिन तक 30 या 31 दिन तक आमरण अनशन किया था और हकीकत में वो बड़ी स्थिति जर्जर हो गई थी, शायद कुछ हादसा हो सकता था, इस स्थिति तक बात आ गई थी। और न जाने कितने स्वर्णकार भाई पूरे हिंदुस्तान में तेजाब पी के भी मरे, आत्महत्या की। 1963 में 1963 में कई स्वर्णकार भाइयों ने आत्महत्या भी की, आंदोलन में जेल भी गए, जेल भरो आंदोलन भी हुआ। ये संघर्ष बड़ा जोर चला था और उसके बाद में पहले तो सिर्फ 9 कैरेट
14 कैरेट 2 ही की प्योरिटी की मान्यता दी गई थी शुरुआती दौर में, अच्छा। कि 9 और 14 कैरेट की ज्वेलरी बना सकते हैं आप। लेकिन उसके इस आंदोलन के पश्चात में धीरे धीरे रिलैक्स होता चला गया, धीरे धीरे छूट होती चली गई। उसके बाद भी प्योरिटी सब्जेक्ट नहीं रह गई, क्वांटिटी सब्जेक्ट रह गई। जी। तो सरकार ने भी क्या उसमें आंदोलन को दबाने का कुछ चेष्टा की? नहीं, ऐसी कोई जिस ढंग से ऐसी कोई बात नहीं हुई थी कि बहुत ज़्यादा सप्रेस करने की या बहुत ज़्यादा दबाने की बात हुई हो। नेहरू जी जब खुद आए थे कलकत्ता में, तो उन्होंने जिस ढंग से आंदोलन का रूप देखा था, तो उन्होंने मुरारजी भाई तब के जो वित्त मंत्री थे उनको कहा था कि इसको ज़रा समझिए, ये इस ढंग का इतना कठोर कानून ठीक नहीं है, इसमें कहीं ना कहीं देश के बहुत से बड़े तबके को, बहुत से बड़े वर्ग को कहीं ना कहीं पीड़ा है, नुकसान हो रहा है, आप इसको कहीं ना कहीं समझिए। तो उसको कहीं ना कहीं लिबरल बनाया गया था, लेकिन जो लिबर्टी चाहिए थी वो नहीं आई। जी। दुर्भाग्य से जैसे ही गोल्ड कंट्रोल हटा, तो एक दुर्भाग्य और आया स्वर्णकारों के ऊपर, जिसके लिए शायद हम लोग भी दोषी हैं, स्वीकार करने में हिचक नहीं है। हमने गोल्ड कंट्रोल की लड़ाई इसलिए लड़ी थी कि इंस्पेक्टर राज को ख़त्म करना है, लेकिन दूसरी तरफ एक नुकसान ये हो गया कि आर्थिक संबलता इसमें बड़ी तेज़ी से प्रवेश करते चली गई और इस पूरी इंडस्ट्री को हाईजैक कर लिया। पहले हम जाते, हमारे पास ग्राहक आते थे अपने जेवर बनवाने के लिए, और आज परिस्थिति ये आ गई उसी अर्थ संपन्नता के, हमें चाटुकार बन के अपना जीवन यापन करने के लिए अपना सोना लगा करके सिर्फ मजदूरी के लिए उनका काम करना पड़ता है। आज परिस्थिति ये है। जी। तो मतलब 1963 में प्रारंभ हुआ और 1990 में जाकर ये खत्म। गोल्ड, मतलब 27 साल लंबा, इतने लंबे 27 तक। साल लंबा। उसके बाद की जो परिस्थिति है वो स्वर्णकार समाज के लिए, सोनार वर्ग के लिए, स्वर्णकार समाज के उन लोगों के लिए बहुत बेहतरीन परिस्थिति बन गई जिन्होंने स्थिति को भांपा और रेडीमेड की तरफ अपने आप को शिफ्ट किया, शोरूम की तरफ अपने आप को ढालते चले गए, पर एक व्यापार की दिशा पकड़ी। जिन जिन भाइयों ने व्यापार की दिशा पकड़ ली, समझ लीजिए कि शोरूम को अपनाया, अधिकांशतः आज संपन्न है, मजबूत है। और जो सिर्फ कारीगर बन के रह गए, उनकी स्थिति आज बद से बदतर है। माने वो स्थिति अकल्पनीय है, उसकी चर्चा करना संभव ही नहीं है। आज ये दैनीय स्थिति है। पर शोरूम वाले अपना सोना लगा करके सारे सारे दिन बैठा रहना पड़ता है, अपना मेटल लेने के लिए 10 दिन 15 दिन, महीने तक, 1.5 महीने तक भी निकल जाए। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि कोई ज्वेलर ये भी कह देता तू मेरे में मांगता ही क्या है। ऐसी घटनाएं भी हुई है। शोरूम वाले तो बन गए, लेकिन शोरूम वाले बनने के साथ में उन्होंने अपनी कला को छोड़ दिया। हाँ, देखिए, कला के विलोपन के बहुत से कारण हैं। देखिए, कला के विलोपन के ये कारण है कि हमारे बुजुर्ग बहुत शरीर से जब बहुत मेहनत करते थे, तो उनको वो कष्ट स्वयं के ऊपर जो उन्होंने आत्मसात किया था, उन्होंने उसको ट्रांसफर नहीं होने दिया। बच्चों को ये कहा कि आप कारीगर लेके बैठ जाओ, तो उनको कारीगर जैसे ही उनके साथ जोड़ दिया गया, तो बच्चे धीरे 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 हाथ की कला से दूर होते चले गए। उसके बाद में एक घटना और हुई कि बांग्लादेश आज़ाद हुआ। बांग्लादेश की आज़ादी ने इस इंडस्ट्री को एक बहुत बड़ा झटका, ऐसा झटका दिया जो आज भी पूरा नहीं हो पाएगा। शायद हो सकता है आने वाले समय में पूरा हो भी ना पाए, क्योंकि कला का पूरा रूपांतरण उस गरीबी की ताकत, उस गरीबी की को ताकत बना दी। जो बांग्लादेशी यहाँ भाग करके आए थे, आज भारत की गलियों में है। ऐसा शायद ही कोई शहर, छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा होगा जहाँ पर बंगाली ना हो। लेकिन बांग्लादेश की आज़ादी के बाद में उनकी गरीबी इस तरह थी कि इस कदर थी कि 100-200 रुपये महीने में भी वो काम कर लेते थे। और जो बंगाल पहले समझ लीजिए 9 बजे से लेकर के 1 बजे तक काम करता था, फिर आराम करता था, फिर 4 बजे से 7 बजे तक काम करता था, आज वही बंगाल सुबह 7 बजे से लेकर रात में 11 बजे तक काम कर रहा है। वहाँ बांग्लादेशी ज़्यादा आने से, बांग्लादेशियों के आने के बाद में पूरा एक माने क्रांतिकारी परिवर्तन हो गया। बंगालियों के लिए ये बहुत बड़ा एक, समझ लीजिए, उसको वरदान ही मिला। यही कहेंगे कि बंगाली समाज के लिए तो बहुत बड़ा वरदान साबित हुआ। और मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूँ कि बेशक हम चाहे कितनी भी बड़ी बातें करें, हमारी कई एक परिस्थिति ऐसी थी, नहीं बोलना चाहता हूँ, कुछ परिस्थिति ऐसी भी आई कि कुछ अवैध कारोबार में जुड़ने के चलते हमारे युवा पीढ़ी सहज धन उपलब्धता के चलते काम को छोड़े। वो भी एक कारण है, क्योंकि ज़्यादा स्पष्टीकरण देना बेहतर नहीं होगा, कहीं ना कहीं नुकसानदेह हो सकता है। जी। तो
तो उसके बाद में क्या है कि बांग्लादेश की आज़ादी, उसके बाद में एक नुकसान और हुआ कि हमारे ही किसी भाई ज्वेलर ने अपनी ही कौम के, उन्होंने 22x22 की एक बात चलाई, उसमें कोई बुराई नहीं थी, लेकिन उन्होंने गलती की, शायद अनजाने में भी या जानबूझकर, नहीं जानता मैं। उन्होंने क्या किया कि छीजत जो 6.25% हमारी सैकड़ों सालों से चली आ रही थी, उसको उन्होंने रुपए में कन्वर्ट करवा दिया कि भाई साहब हम छीजत नहीं देंगे, रुपए दे देंगे। दुर्भाग्य से वो रुपया तो रुपए में कन्वर्ट हो गया, छीजत तो रुपए में कन्वर्ट हो गई, लेकिन सोने का दाम बढ़ते चला गया। तो पहले 6.25 टन से फिर आया 5.5 टन पर, फिर आया 5 पर, फिर आया 4 पर, और आज हालत ये है कि 2 से 4 के बीच का खेल रह गया है। किसी तरह से अपना पेट भर सकते हैं जो हाथ से काम करने वाले हैं, या 2-4 कारीगरों को लेके बैठ करके भी जो काम करा रहे हैं, वो सिर्फ छोटे दुकानदार ही बने रह सकते हैं या कारीगरी ही कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। और कारीगरों की स्थिति तो अकल्पनीय है। हमारे समाज के अपने जो कारीगर हैं, जो छोटे छोटे सुनार है, जो हस्तकला के पारंगत है, उनकी दयनीय स्थिति की माने परिभाषाएं मैं गढ़ भी नहीं सकता हूँ। हमारी बहन बेटियाँ कूली का काम कर रही है, हमारे यहाँ पर खाने के भोजन की व्यवस्थाएं ठीक से नहीं है, बड़ी विषम स्थिति है। कुछ बातें इतनी माने गलत हो रही हैं जिसकी मैं यहाँ पर चर्चा नहीं चाहता हूँ। इतना ही कहता हूँ, समाज से एक निवेदन करता हूँ कि समाज की संपन्नता समाज की छत होती है, और समाज की इज्जत ढकना उसी छत का काम होता है जी। तो एक निवेदन है, अपने समाज के लिए भी कुछ समय निकालिए, कुछ संवेदना निकालिए, कुछ संवेदना को हस्तांतरित करिए, वरना आपकी पहचान भी कहीं न कहीं विलुप्त हो जाएगी। आप अपने आप को स्वर्ण कहलाने के लायक हो सकता है आने वाले कुछ अरसे बाद ना रहो। और ये भी स्वीकार लीजिएगा, वर्णित कौम आपको स्वीकारेगी नहीं। आप इस मुगालते में मत रहिएगा। इसका प्रमाण दे देता हूँ, जीजेएफ को बनाने वाले बछराज जी बामलवा, अशोक बीनावाला आज हाशिए पर है, वो जीजेसी में कन्वर्ट हो गई। दिल्ली के कुचा महाजनी को उठा के देख लीजिएगा, सारी की सारी टीम वणिक समाज ने हथिया ली। बहुत सी जगह ऐसा हुआ है, इसको समझिएगा, समय रहते जागिएगा, अपने अपने कर्तव्य का निर्वाह करिएगा तो बेहतर रहेगा। ये ब्राह्मण है, मस्तिष्क ब्राह्मण होता है, भुजा और साहस क्षत्रिय होता है, छाती भी कह सकते हैं, और पेट से लेके घुटने तक माने आपके जांग तक का हिस्सा वैश्य का ही होता है, और उसके बाद में शूद्र। जिस तरह से एक स्वस्थ शरीर के लिए 4 अंग आवश्यक होते हैं, तो उसी तरह से इनकी स्वस्थता भी अनिवार्य होती है। इसमें से कोई भी अंग यदि कहीं ना कहीं क्षतिग्रस्त होता है तो शरीर ज़्यादा दिन जी नहीं पाता है। इसी तरह हर समाज में आज 4 वर्ण हैं। हमारे समाज में ब्राह्मण भी है, ब्राह्मण माने विद्वान, क्षत्रिय भी हैं, साहसी जिनको जुझारू भी कह सकते हैं। हमारे यहाँ अर्थ संपन्न वैश्य वर्ण में आए हुए लोग भी हैं, और हमारे यहाँ शूद्र तो ही हैं, भरे पड़े हैं। शुद्धता तो दिनों दिन बढ़ती जा रही है, तो कहीं ना कहीं सारे अंगों को सहेजिए, सारे अंगों पर ध्यान दीजिएगा तो आपका समाज आगे बढ़ पाएगा, वरना सोया समाज तो रोया समाज। जी, बहुत अच्छी बात कही आपने। जब कोई समाज सो जाता है तो निसंदेह वो सामाजिक क्रांति के लिए कहीं पर भी हम सही नहीं कर सकते। मैं बड़े आदर के साथ श्रीमान दुलचंद जी कड़ेल, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय स्वर्णकार संघ का डॉक्टर प्रकाश ने आभार व्यक्त करता हूं कि आपने स्वर्णकार सेतु के लिए समय दिया, और गोल्ड कंट्रोल 1963 में जो लागू हुआ उसके बारे में आपने हमारे दर्शकों को बताया। बहुत सारी भ्रांतियाँ थी, उस भ्रांतियों को दूर किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद सर।